बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 68 मुलाहिज़ा फरमाएं। जो अफराद सीढ़ियाँ चढ़कर दरवाजे पर नमूदार हुए उनकी तादाद 10 के लगभग थी। उनमें 5-6 नौजवान थे। छोटी दाढ़ी वाला जो नौजवान सबसे आगे था उसके हाथ में छोटे से दस्ते वाली चमकीली कुल्हाड़ी थी। वो शक्ल व सूरत से दराज का करीबी रिश्तेदार लगता था। ये पुरगज़ब टोली मुखिया दराज को अपने सामने देखकर एक लम्हे के लिए चौंकी। शायद उन्हें तवक्को नहीं थी कि दराज यहाँ मौजूद होगा। 2-3 सेकंड खामोशी रही। फिर सबसे पहले अंदर दाखिल होने वाला दाढ़ी वाला नौजवान कड़क कर बोला, हराम जाती, यहाँ चुप कर बैठी हुई है, बाहर निकल। तूने हजरत साहब की बीबियों पर हाथ नहीं उठाया, हमारी माओं पर हाथ उठाया है। तूने हम सब की इज्जत का जनाजा निकाला है। आपा तुझे इसकी सजा ज़रूर देंगे। मुखिया दराज और आरफ कंबुआ आगे बढ़कर मुश्ताइल टोली और शानी के दरमियान आ गए। दराज अपनी पाठदार आवाज़ में फुनकारा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। खबरदार, अगर किसी ने हाथ लगाया तो अभी इस पर सिर्फ इल्ज़ाम लगा है। इल्ज़ाम सच्चा है या झूठा इसका फैसला अभी नहीं हुआ। जब तक फैसला नहीं होता ये बेकसूर है, बिल्कुल बेकसूर है। फैसला हो गया चाचा। मसी जाला ने एक एक बात बता दी, सराम जादी की। अब आपा को किसी थाने कचहरे की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत मुश्ताइल शख्स ने नौजवान के पीछे से छोटे से दस्ते की कुल्हाड़ी फेंक कर शानी को मारी। शानी खौफ से चीख मार कर एक तरफ सिमटी। कुल्हाड़ी उसके पहलू से होती हुई पुरशोर आवाज़ के साथ बड़े जस्सी ट्रंक से टकराई। अब मुखिया दराज के लिए अपनी अथॉरिटी साबित करना ज़रूरी हो गया था। उसे एक कदम आगे बढ़ाया और कलाशनकोव का आनी दस्ता घुमाकर कुल्हाड़ी फेंकने वाले शख्स के जबड़ों पर दे मारा। वो टकरा कर लड़खड़ाया और सीढ़ियों से नीचे गिर गया। दाढ़ी वाले नौजवान ने दराज की बगल में से निकलकर शानी की तरफ आना चाहा। उसका रास्ता आरफ कंबुआ ने रोका, उसे ज़ोरदार धक्के से पीछे हटा दिया। इसी दौरान मुखिया दराज ने एक और शख्स के पेट में लात मारी और बाकियों की तरफ अपनी कलाशनकोव सीधी कर ली। ये लोग शानी पर तो झपटना चाहते थे मगर अपने सरदार से दस्तों गिरेबां होने का कोई इरादा नहीं रखते थे। सरदार यानी मुखिया दराज कर जा, पीछे हट जाओ, जान से मार दूंगा, पीछे हट जाओ। दाढ़ी वाले नौजवान समेत वो लोग सीढ़ियों की तरफ पसपा हो गए। दाढ़ी वाले नौजवान समेत वो लोग सीढ़ियों की तरफ वापस हो गए और फिर नीचे उतर गए। तामे आते में शोर गुल की आवाज़ बुलंद होती जा रही थी। कई पत्थर उड़ते हुए आए और उसकी खिड़की से टकराए जिसकी दहलीज पर कल शब फूलों की बड़ी टोकरी रखी गई थी। मुखिया दराज ने आरफ कंबुआ के कान में चंद सरगोशियाँ की और शानी की तरफ तसल्ली देने वाले अंदाज में देखता हुआ नीचे उतर गया। सीढ़ियों की तरफ आने वाले चौबी दरवाजे को वो बाहर से मुकफ्फल कर गया था। अचानक शानी को बस्ती के जनूबी हिस्से में धुएं के मरगोले उठते दिखाई दिए। हाय अल्लाह, ये क्या है? इसके मुंह से बेसाख्ता निकला। आरफ ने अपने होंठ सिकुड़े तशवीशनाक अंदाज में बोला, मुझे लगता है लोगों ने क्लिनिक को आग लगा दिया। यहाँ कौन सा क्लिनिक था? शानी ने हैरानी से पूछा। अभी बन रहा था। 2 झोंपड़े खड़े किए गए थे, हम ही बना रहे थे, वो अफसुर्दा लहजे में बोला। जिधर से धुआं उठ रहा था उस तरफ से लोगों का शोर भी बुलंद हो रहा था। वो नाराजनी का अंदाज इख्तियार किए हुए थे। शानी का ध्यान रुस्तम की तरफ चला गया। रुस्तम कहाँ है? शानी ने आरफ से पूछा। अपने कमरे में ही है। मुझे डर है कहीं वो भड़क ना उठे। लोग भी बहुत गुस्से में हैं, कहीं कोई खून खराबा ना हो जाए। दराज उसी की तरफ गया है, आप परेशान ना हो, वो सब संभालेगा। फिर वो खिड़की से नीचे इशारा करते हुए बोला, वो देखें, दराज के जाती मुलाजमों ने घर को घेरे में ले लिया है। शानी ने देखा ये 10-15 सेहतमंद मोहतम थे। इनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ थी, 1-2 राइफलें भी दिखाई दे रही थी। वो लोगों को मुखिया के घर से दूर रहने का कह रहे थे। लोग बदस्तूर बिखरे हुए नजर आ रहे थे। शानी जाला की लगाई हुई ये आग देखकर हैरान हो रही थी और सोच रही थी कि अकीदतमंदों की वजह से लोग कितनी जल्दी और कितनी शिद्दत से बदलते हैं। यही हंसते मुस्कुराते लोग थे जो कल तक शानी के लिए अपनी बेहतरीन ख्वाहिशात का इजहार कर रहे थे। आज अपने अकीदे पर जद पड़ने की वजह से उसके खून के प्यासे हो गए थे। 5-10 मिनट में हुजूम इहाते से गलियों की तरफ मुंतशिर हो गया। दारों और ललकारों में भी कमी आ गई मगर फदा में शदीद तनाव की कैफियत बदस्तूर मौजूद थी। आरफ कंबुआ बड़ी चौकस हालत में शानी के पास मौजूद था। शानी जानती थी कि इसकी कमीज के नीचे पिस्तौल लगा हुआ है। थोड़ी देर बाद हाँफता हुआ मुखिया दराज दोबारा सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गया। उसने अपने दोस्त आरफ को बताया, घबराने की बात नहीं, लोग काबू में हैं, सब ठीक हो जाएगा। मैंने पंचों को बुलाया है, मिल बैठकर कोई फैसला करते हैं। फिर वो रुख फेर कर शानी से मुखातिब हुआ निकली, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम दोनों दराज के परोने मेहमान हो और अपने परोनों की हिफाजत करना दराज खूब अच्छी तरह जानता है, लेकिन लोग बहुत गुस्से में नजर आते हैं। शानी अकला कर बोली, ओए ऐसी की तैसी इनके गुस्से की, पैदा करने वाले की कसम,
तुम दोनों की खातिर मुझे 10-20 बंदे फड़काने पड़े तो 1 सेकंड में फड़का कर रख दूंगा। शानी उलझी हुई नजरों से कभी आरफ और कभी दराज की तरफ देख रही थी, इसलिए खून खराबे वाली बातें खौफ ज़दा करती थी। इसने दराज से पूछा, मैंने आपसे कहा था कि रुस्तम के किसी साथी से राब्ता करें। पुलिस और दूसरे महकमों में भी रुस्तम के कई जानने वाले हैं, वो इस मुश्किल वक्त में हमारी मदद कर सकते हैं। दराज की बजाय आरफ बोला, एक बंदे को इस काम पर लगाया तो हुआ है मैंने, लेकिन अभी तक उसकी तरफ से कोई इतला नहीं आई, या शायद वो भी कहीं नारपुरी चौधरियों के हत्थे चढ़ गया है। दराज के बाहर जाने के बाद आरफ कमवा ने सिगरेट के कई गहरे कश लिए। उसकी चौड़ी पेशानी पर सोच की लकीरें गहरी हो गई। क्या सोच रहे हो भाई? शानी ने पूछा। आरफ ने सिगरेट का एक गहरा कश लेकर कहा, दराज यारों का यार है, वो बड़े से बड़ा नुकसान बर्दाश्त कर लेगा मगर हमारी हिमायत से हाथ नहीं उठाएगा। नुकसान से तुम्हारी क्या मुराद है भाई? तीनों मोहतम बस्तियों के तकरीबन सारे लोग ही एक तरफ हो गए हैं, वो किसी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि दराज के घर वाले और जाती नौकर चाकर भी इस मामले में इसके साथ नहीं है। ये तो दराज का रोब और असर व रसूख है जिसकी वजह से लोग अभी कंट्रोल से बाहर नहीं हैं। दरअसल इन लोगों ने कुदरत को अपने दिमागों पर इतना ज़्यादा सवार कर रखा है कि उनके खिलाफ छोटी सी छोटी बात भी इनसे बर्दाश्त नहीं होती। और जो कुछ जाला और जालब वगैरह बता रहे हैं वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जाला तो खुद भी चौधरी बशीर की हिमायत में कुदरत के खिलाफ चलती रही है। वो अपनी इस गलती को मानती है और कहती है कि इस गलती की वजह से उसने बहुत ज़्यादा सजा भुगती है। वो लोगों को अपना जला हुआ पिंडा दिखाती है और तौबा करती है। आरफ कमवा चलने में खामोश रहने के बाद बोला, इन इलाकों में कुदरत को पहले भी बहुत ज़्यादा माना जाता था, लेकिन जब से कुदरत और उसके मुरीदों से झगड़ा करने वालों के बीमार होने का सिलसिला शुरू हुआ है, उस पर लोगों का एतकाद और भी पक्का हो गया है। इस अजीब बीमारी की वाकई कोई समझ नहीं आई। सिर्फ चौधरी बशीर के घराने और घराने से ताल्लुक़ रखने वाले ही बीमार हो रहे हैं। ये कोई बात नहीं, कभी कभी ऊपर वाला लोगों के यकीन का इम्तिहान भी तो लेता है, शानी ने कहा। फिर बात जारी रखते हुए बोली, लेकिन फिल वक्त सोचने की बात यह है कि हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। मुझे तो लगता है कि इस बस्ती में अब हमारा रहना खतरनाक है। अब पुलिस ज़्यादा देर यहाँ से दूर नहीं रहेगी और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ रहने से दराज की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ से निकल कर जाएंगे कहाँ? पुलिस के मुखबर और बिल्ली मारों के कारिंदे दूर दूर तक बिखरे हुए हैं। तुम्हारे गांव की तरफ जाने का भी कोई सवाल पैदा नहीं होता, वो तो पहले ही पुलिस की निगरानी में है, शानी ने उंगलियां मरोड़ते हुए कहा। लेकिन कुछ भी है शानी बहन, यहाँ से तो निकलना होगा, आरिफ कमवा ने फैसला कुन लहजे में कहा। मैं इस बारे में कुछ सोचता हूँ, आप इतनी देर में अपनी चीज़ें वगैरह संभाल लो। दरवाजे पर दराज के 2 वफादार मुलाजमों को छोड़ने के बाद आरिफ उसी झोंपड़ा नुमा मकान की तरफ बढ़ा जहाँ रुस्तम क़याम पजीर था। शानी ऊपर खिड़की से देख रही थी। अभी आरिफ ने आता पार नहीं किया था कि 2 घुड़सवार उसके सामने आ गए। वो दोनों रास्ते की गर्द में हटे हुए थे और पता चलता था कि दूर से आए हैं। दोनों ने अपने मुंह सर बड़े बड़े सफ़ेद साफों में लपेट रखे थे। एक शख्स के घोड़े के पीछे एक दूसरा घोड़ा बंधा हुआ था। इस घोड़े पर घरेलू इस्तेमाल का कुछ सामान लदा हुआ था, कुछ जरी दवाएं थी और गालबन बीजों के 2 थैले थे। दोनों घुड़सवारों ने आरिफ से कुछ बातें की। शानी को आरिफ के चेहरे पर ईजानी कैफियत नजर आई। उसने 2-3 बार तेजी से इस बात में सर हिलाया। एक बार फिर दोनों अफराद से मुसाफा किया और उन्हें बड़े एहतराम से लेकर उस झोंपड़े में चला गया जहाँ रुस्तम और मुखिया दराज मौजूद थे। झोंपड़े के कम में तकरीबन आध फरलांग की दूरी पर जले हुए क्लिनिक से अभी तक धुएं के मरगोले उठ रहे थे। शानी बेकरारी से कमरे में घूमती रही, कभी चारपाई पर बैठ जाती, कभी खिड़की में आग खड़ी होती। खिड़की में खड़े होना भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था। लोगों के चेहरों पर उसके लिए बेगानगी और कदूरत के आसार थे। बच्चों की निगाह भी उस पर पड़ती तो उनमें खौफ सा उमड़ आता। इतनी जल्दी बदला था सब कुछ। अभी तक शानी को कुदरत या उसकी बीवियों में से कोई नजर नहीं आया था। गालिब गुमा यही था कि वो इस दूर दराज बस्ती में फिल वक्त मौजूद नहीं है। दोनों घुड़सवार अभी तक झोंपड़े में मौजूद थे। दराज रुस्तम वगैरह के साथ उनकी मुलाकात तवील होती जा रही थी। न जाने क्यों शानी को एहसास हो रहा था कि दोनों घुड़सवार अहम है और उनका ताल्लुक मौजूदा सूरत हाल से भी है। उन दोनों के घोड़े एक छप्पर तले बांध दिए गए। अब वो दाना पानी लेने के बाद सस्ता रहे थे। शानी की ख्वाहिश थी कि आरिफ जल्द अज जल्द वापस आए और उसे सूरत हाल से आगाह करे। तकरीबन आधा घंटा मजीद गुजर गया। फिर शानी को दोनों घुड़सवार रुस्तम के झोंपड़े से निकलते नजर आए। उनके चेहरे बदसूर मुंडासों में छुपे हुए थे। आरिफ कमवा और मुखिया दराज भी उनके साथ थे। वो सीधे उसी कमरे की तरफ आए जहां शानी मौजूद थी। शानी का दिल अनजाने खदशों से धड़कने लगा। थोड़ी देर बाद वो दोनों घुड़सवार और आरिफ कमवा शानी के कमरे में थे। मुखिया दराज किसी और तरफ निकल गया। आरिफ ने शानी से मुखातिब होकर जज्बाती लहजे में कहा, देखो बहन, कौन आया है? घुड़सवारों में से एक जो उम्र में कदरे बड़ा नजर आता था आगे बढ़ा
और उसने अपने सर और चेहरे से मुंडासा हटा दिया। शानी सख्ते किसी कैफियत में रह गई। खुशी और हैरत की मिली जुली कैफियत से उसकी ज़बान जैसे गंग हो गई थी। उसके सामने इसके ताया मासूम खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू लर्द रहे थे और उनकी नीम सफ़ेद दाढ़ी से ज़रा ऊपर उनके सुर्ख होंठ थरथराते चले जा रहे थे। परेशानी हैरत के शदीद झटके से संभल गई। ताया जी, उसके होंठों से करा निकली और वो भागकर उनसे लिपट गई। ताया मासूम ने भी उसे अपनी बाहों में समेट लिया और हिचकियों से रोने लगे। ताया भतीजी के मिलने का मंजर दीदनी था। शानी की हिचकी बंद गई थी। ताया मासूम इसके सर और पेशानी को चूमते चले जा रहे थे। 3-4 मिनट बाद ये रिक्कत अमेज मंजर खत्म हुआ। शानी और ताया मासूम चारपाई पर बैठ गए। आरफ और दूसरा घुड़सवार बाहर जा चुके थे ताकि ताया भतीजी आज़ादी के साथ एक दूजे से बात कर सके। शानी रोते हुए बोली, मुझे तो लगता है ताया आप मुझे भूल ही गए हैं, बस मेरे हाल पर छोड़ दिया मुझे। आपको क्या पता मैं कैसे कैसे आज़ाबों से गुजर रही हूँ। बेटी, अगर तुम तकलीफ़ों से गुजर रही हो तो हम पर भी हर रोज़ क़यामत टूटती रही है। समझो कि मर मर कर जीते रहे हैं। ताया, मेरी चची परवीन कैसी हैं और खालू एजाज और आमना फूफी भी और फौजिया। मैं आमना फूफी को बहुत याद करती रही हूँ, आप सबको बहुत याद करती रही हूँ। सब ठीक है मेरी बेटी, सब ठीक है। और सकीना, सूरा, बाबा खादम हुसैन, बाबा फ़खरी और मुख्तारी और सनाउल्ला, वो एक एक का नाम लेकर उसके बारे में पूछती रही और आंसू बहाती रही। ताया मासूम मुसलसल उसके सर पर हाथ फेरते रहे। वो ज़रा चुप हुई तो वो रिक्कत भरे लहजे में बोले, दारपुर की हवेली में आग लगने के बाद तो हम तुझे गंवाई बैठे थे दी रानी। हमें यही लगा था कि तू हमें हमेशा के लिए बिछोड़ा दे गई है। तेरी चाची ने तो रो रो कर खुद को मंजी से लगा लिया था। रात दिन तेरा नाम लेकर आहें भरती थी और एक चाची क्या पूरी हवेली सोग में डूबी रहती थी। खादम हुसैन के दिल पर इतना असर हुआ कि वो हवेली छोड़कर ही कहीं चला गया और अभी तक वापस नहीं आया है। फिर हमें पता चला कि तू जिंदा सलामत है और अपने खामद के रिश्तेदारों के पास कहीं लाहौर में है। पहले तो इस खबर को हमने अफवाह समझा, लेकिन बाद में ये सब कुछ सच निकला। हमें यह भी पता चला कि तेरे ससुराली रिश्तेदार तेरी जान के लिए खतरा बन गए हैं और तेरे एक जेठ ने तुझे अपनी हिफाजत में रखा हुआ है। उसके बाद हमने तुझ तक पहुंचने और तुझे इन लोगों के चुंगल से निकालने की कोशिशें शुरू कर दी। ये बड़ी लंबी और तकलीफदेह कहानी है मेरी धी रानी। तुझे तसल्ली से सब कुछ बताऊंगा। इस वक्त तो हमें बस जल्दी से 1-2 फैसले करने हैं। हमारे आसपास हालात बहुत ख़राब हैं। पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकती है। आपके साथ कौन है ताया जी? ये पुलिस वाला ही है। पुलिस वाला? शानी के चेहरे पर तशवीश गहरी होगी। हाँ, लेकिन ये हमारी मदद के लिए यहाँ आया है। शायद तुमने इसके बारे में सुना ही हो। ये रुस्तम सियाल का दोस्त है, SP है, हाजी हयात नाम है इसका। शानी सन्नाटे में रह गई। हाजी हयात के बारे में इसने पहले भी कई बार सुना था। ताया मासूम ने बात जारी रखते हुए कहा, शायद तुमने ये आरफ कंबुआ वगैरह से कहा था कि रुस्तम के दोस्तों तक इसके बारे में इतला पहुंचा दें। परसों रात कंबुआ बरादरी का एक बंदा किसी तरह हाजी हयात के एक मातहत तक पहुंचा और वहां से हाजी हयात तक इतला पहुंची। हाजी हयात बड़ा अच्छा बंदा है। हम तुझे ढूंढने के लिए जो कोशिशें करते रहे हैं इनमें हाजी हयात भी शरीक रहा है। परसों भी जैसे इस तक इतला पहुंची वो अपने सारे काम छोड़कर रंग वाली पहुंचा और मुझसे मिला। रंग वाली से हमारे यहाँ तक पहुंचने की रोदात भी काफ़ी लंबी है। रास्ते में चप्पे चप्पे पर पुलिस और नारपुरी चौधरियों के कारिंदे फैले हुए हैं। हम मुकामियों के बेस में यहाँ पहुंचे हैं। शायद तुमने देखा ही हो कि एक घोड़े पर हमने सामान लादा हुआ है। शानी ने इस बात में सर हिलाया। ताया मासूम ने अपनी घड़ी पर निगाह दौड़ाई और उठते हुए बोले, हमारे पास वक्त बहुत कम है, बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले मैं हाजी साहब को अंदर बुला लूँ। शानी के कुछ कहने से पहले ताया मासूम उठे और दूसरे घुड़सवार को अंदर ले आए। आरिफ कंबुआ भी साथ आया था। दूसरे घुड़सवार का चेहरा मुडासा नुमा पगड़ी से आज़ाद था। ये बड़े बड़े चेहरे और छोटी दाढ़ी वाला एक बारोब शख्स था। इसके सर और दाढ़ी में 10-15% सफ़ेद बाल नजर आते थे। उसने शानी की तरफ देखकर अपनाइए से अस्सलामु अलैकुम कहा। शानी ने खड़े होकर जवाब दिया। फिर वो चारों बैठ गए। हाजी हयात ने ठहरे हुए लहजे में कहना शुरू किया, पूछने और कहने के लिए तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन इस वक्त हमें सिर्फ बहुत ज़रूरी बातें ही करना होगी। वक्त बहुत कम है। इस इलाके में पीर कुदरत के मानने वाले हर जगह फैले हुए हैं। उनके ज़रिए तुम दोनों के यहाँ मौजूद होने की इतला मुकामी पुलिस तक पहुँच चुकी होगी या बस पहुँचने वाली होगी। उसके बाद पुलिस को यहाँ पहुँचने में 1 घंटे से ज़्यादा हरगिज़ नहीं लगेगा। SP हाजी हयात ने चलने में तवक्कुफ़ करके अपनी मुतासिरकुन आंखों से शानी की आंखों में झांका और बात जारी रखते हुए बोला, शानी बीबी, इस थोड़े से वक्त में तुम्हें 2 अहम फैसले करने हैं और ये दोनों फैसले बहुत ज़रूरी हैं। शानी ने चेहरा फेर कर देखा। ताया मासूम और आरिफ कंबुआ दोनों बाहर जा चुके थे। थोड़ी देर पहले शानी और ताया मासूम कमरे में तनहा थे। अब हाजी हयात और शानी तनहा थे।
हाजी इजाद ने गंभीर लहजे में कहना शुरू किया, रुस्तम मेरा बहुत पुराना दोस्त है। हमने बहुत मुश्किल मौक़ों पर एक दूसरे की मदद की है। हम एक दूसरे के राज़दामी है। मेरी सारी हमदर्दियाँ रुस्तम के साथ होनी चाहिए और हैं भी, लेकिन मैं इस मौके पर वही बात कहूँगा जो वक्त और हालात के मुताबिक मुझे कहनी चाहिए, और उसके साथ साथ ये उम्मीद भी करूँगा कि तुम ये बात मान लोगी। शानी ने कहा, ताया मासूम और आप मेरे बड़ों की हैसियत से यहाँ आए हैं, जाहिर है आप हमारे फ़ायदे की बात ही कहेंगे। हाजी इजाद ने सिगरेट का एक छोटा सा कश लेकर कहा, मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ कि रुस्तम तुम्हें बेइंतहा चाहता है। इतनी शदीद चाहत मैंने बहुत कम लोगों में देखी है, और जहाँ तक मेरा ख्याल है तुम भी उसे नापसंद नहीं करती हो। लेकिन यहाँ सवाल हालात का है। हालात सरासर रुस्तम के खिलाफ जा रहे हैं, और इतने खिलाफ हैं कि शायद तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। आखिरी अल्फाज कहते कहते एसपी हयात का लहजा दुख से भर गया। इस दुख में गहरी तशवीश भी शामिल थी। वो बात जारी रखते हुए बोला, पिंडी में रुस्तम के हाथों शदीद जख्मी होने वाला मुलाजिम पुलिस वाला हॉस्पिटल में दम तोड़ चुका है। दफ़ा 302 क्या बला है ये तो हर कोई जानता है, लेकिन जब इस दफ़ा की इतला किसी सरकारी या पुलिस मुलाजिम के हवाले से होता है तो फिर ये तूफान मचा देती है। महकमे का बंदा होने की हैसियत से मैं ये बात बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। इस संगीन वाक़े के चंद ही दिन बाद रुस्तम के हाथों एक कत्ल और हो चुका है, और जहाँ तक मेरा ख्याल है तुम इस वाक़े की चशमदीद गवाह भी हो। पर मैं समझी नहीं, ये कोई ऐसी पुरानी बात तो नहीं है शानी बीबी? कठोली के मेले में जो हंगामा हुआ उसमें मरने वालों की तादाद अब 5 हो गई है। उनमें से एक शख्स सराज लोहार रुस्तम की चलाई हुई गोलियों से मरा है। जब तुम दोनों आरफ वगैरह के साथ जीप पर सवार होकर बेले के हंगामे से निकले तो रुस्तम ने पीछे आने वाले 4 बंदों पर मौजर से फायरिंग की थी। इस फायरिंग में सराज मौके पर हलाक हुआ। इस कत्ल की FIR भी खास रुस्तम के नाम से कटी है। बेशक इन दोनों वाक़यात के सबब रुस्तम के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तेज तर हो गई है, लेकिन इसके अलावा भी रुस्तम पर कई एक संगीन केस बने हुए हैं। उनमें दफ़ा 302 डकैती की दफ़ा 390 और 391, हमले की दफ़ा 325 और 326 जैसे कई संगीन केस शामिल है। शायद तुम्हें हैरानी हो रही है कि मैं अपने दोस्त के खिलाफ तुम्हें ये सारी बातें इतनी तफसील से क्यों बता रहा हूँ। शानी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सख्ता ज़दा सी बैठी रही। हाजी इजाद चंद लम्हे तामिल करने के बाद बोला, अगर मेरे दिल की बात पूछती हो तो मैं यही चाहूँगा रुस्तम तुमसे जुदा ना हो और ना तुम रुस्तम से। लेकिन ये वक्त जज्बात से सोचने का नहीं है। अगर जज्बात से सोचेंगे तो फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और शायद तुम दोनों भी अपनी ज़िंदगियाँ ना बचा सको। आखिरी अल्फाज कहते कहते एक बार फिर हाजी इजाद की आवाज़ भर्रा गई। उसने खनकार कर गला साफ किया और बोला, इस वक्त रुस्तम के लिए सबसे बेहतर रास्ता यही है कि वो पुलिस की खौफनाक चढ़ाई से बचकर निकल जाए और अपनी जान बचाने की कोशिश करे। लेकिन मैं जानता हूँ वो अकेला नहीं जाएगा, वो तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहेगा और हो सकता है कि तुम भी उसके साथ जाना चाहो। लेकिन अगर तुम दोनों ने ये फैसला किया तो ये बिल्कुल तबाही की तरफ ले जाएगा। मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि रुस्तम के लिए बच निकलने की इम्कानात 100 में से 25-30 से ज़्यादा नहीं है, और वो भी उसी सूरत में जब वो मजीद वक्त ज़ाया ना करे। अगर वो पुलिस वालों और नारपुरियों के जानलेवा घेरे से बचकर निकलना चाहता है तो उसे सर तोड़ कोशिश करना पड़ेगी, और जहाँ तक मैंने नतीजा निकाला इस कोशिश में कोई उसका साथ भी नहीं दे सकेगा। सरदार दराज आरफ कम्बुआ ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं कि उसे डेक नाला पार कराकर 6-7 मील आगे पहुँचा दें। तो मेरी बात समझ रही हो ना? शानी ने होले से इस बात में सारी लाया। हाजी हयात बोला, अब तुम सोचो अगर रुस्तम को अपने साथ तुम्हारी जान भी बचाना पड़ी तो क्या होगा? वो खुद यहाँ से निकल सकेगा ना तुम्हें निकाल पाएगा, और बात सिर्फ इस इलाके या पंजाब से निकल जाने की नहीं होगी। उसके बाद भी खुद को छुपाने के लिए उसे न जाने कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा। इन सारे हालात को सामने रखते हुए मुनासिब तरीन रास्ता यही है कि रुस्तम यहाँ से अकेला जाए और तुम खुद को पुलिस के सामने पेश कर दो। जी? शानी ने चौंक कर हाजी हयात की तरफ देखा। वो तसल्ली बख्श अंदाज में बोला, मैंने तुम्हारा सारा केस देखा है, सारी ऊंच नीच का जायजा लिया है। मैंने और ताया मासूम ने 2 दिन पहले लाहौर के एक बड़े वकील से मशवरा भी किया है। तुम्हारे खिलाफ कोई संगीन इल्ज़ाम आयद नहीं और ना कोई ठोस सबूत है। नारपुर के चौधरियों की तरफ से जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं उनकी कानूनी हैसियत बड़ी कमज़ोर है। अपने तजर्बे की बिना पर मैं कह सकता हूँ कि 2-3 पेशियों में ही तुम्हारी जमानत हो जाएगी। मेरे होते हुए अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें पुलिस से कोई तकलीफ नहीं पहुँचेगी। रही चंद हफ्ते जेल में रहने की बात तो उसका इंतजाम भी हम मिलजुल कर लेंगे। जेल तुम्हारे लिए जेल नहीं होगी, ये मेरा वादा है। हम मेडिकल बेस पर तुम्हारे लिए कोई बेहतर हल भी सोच लेंगे। शानी के कान साईं साईं कर रहे थे, इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। गैर जज्बाती तौर पर सोचा जाता तो एसपी हयात की बात में वजन था,
लेकिन क्या रुस्तम एक बार फिर इससे जुदा हो जाएगा? तन्हा जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला होने के लिए उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। वो बेहाल होने लगी। एसपी हयात ने इसके तासरात देखते हुए कहा, देखो मैं अपने जिगरी दोस्त की जानिबदारी नहीं कर रहा, मैं वही बात कह रहा हूँ जो फिल वक्त तुम्हारे और रुस्तम के लिए बेहतर है। तुम्हें हिम्मत और हौसले से काम लेना होगा। मैं जानता हूँ ये फैसला मुश्किल है, लेकिन दिल कड़ा करके इस आजमाइश से गुजर जाओ। रुस्तम को और खुद को फौरी आफत से बचा लो। जिंदगी बाकी रहेगी तो जिंदगी के सारे इम्कानात भी बाकी रहेंगे। क्या पता 2-4 महीने या 2-4 साल बाद जिंदगी के किसी भी मोड़ पर हालात एक बार फिर तुम्हें और रुस्तम को एक दूसरे के पास ले जाएं। शानी को यूं लगा जैसे इसका सीना गले तक नमकीन आंसुओं से भर गया है। एक माही बड़ी दूर से आया था। इसका चेहरा जख्मों ने गहराया था। उसकी आंखों में जानलेवा मुसाफतों की गर्द और पाँव के छाले थे। वो तो अभी 2 पल को सस्ताया भी नहीं था। अभी तो शानी की उंगलियां उसके पारा पारा जिस्म को सहला भी नहीं सकी थी कि एक बार फिर इज़्ने सफ़र हो गया था, और सफ़र भी ऐसा जिसमें वापसी के इम्कानात मालूम थे। हाजी हयात की आवाज़ शानी के कानों में पड़ी। वो कह रहा था, मैं जानता हूँ शानी बीबी, वो तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहेगा। उसकी ख्वाहिश होगी कि वो तुम्हें चौधरी और पुलिस वालों के घेरे से निकाल कर कहीं बहुत दूर ले जाए। देखने में ये ख्वाहिश बड़ी खूबसूरत लगती है, लेकिन तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हें भी मालूम होगा हकीकतें बड़ी तलख और कड़वी होती हैं। रुस्तम की इस ख्वाहिश के रास्ते में बस तुम ही दीवार बन सकती हो। मैं चाहता हूँ कि तुम रुस्तम से खुद बात करो। जो कुछ मैंने तुम्हें समझाया उसे अपने तौर पर समझा दो। उसे साफ लफ्ज़ों में कह दो कि तुम उसके साथ जाकर उसकी और अपनी ज़िंदगी शदीद ख़तरे में डालना नहीं चाहती, और मुझे यकीन है कि तुम उसे कायल कर सकती हो। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, शानी रुहानसी होकर बोली। इसी दौरान में आरफ ने हाजी हयात को बाहर बुला लिया। उसके लहजे में ईजानी कैफियत थी। हाजी हयात उठकर बाहर चला गया। उसके जाने के 2 मिनट बाद शानी के ताया मासूम अंदर आ गए। गहरी तशवीश उनके सुर्खों सफ़ेद चेहरे पर दर्ज थी। उसने अंदर आकर एक बार फिर शानी को गले से लगा लिया और गुलू की आवाज़ में बोले, मेरी धी रानी, मुझे पता है तू शर्मा वाली बेटी है। अपनी माँ की तरह तेरे सीने में भी सोने का दिल है। तू गलत रास्ते पर नहीं चल सकती। मैं तेरे नाम के साथ रुस्तम सियाल का नाम सुन रहा हूँ। अगर ऐसी बात है तो ज़रूर इसकी कोई ना कोई वजह भी होगी। हमें तुझ पर पूरा भरोसा है धी रानी, लेकिन इस वक्त मसला और है। तेरी वजह से रुस्तम और रुस्तम की वजह से तेरी जान खतरे में पड़ रही है। तकदीर का फेर है कि रुस्तम इस वक्त सख्त मुसीबतों में जकड़ा गया है। ताया, उसकी मुसीबतों की बड़ी वजह तो मैं ही हूँ। पिंडी में मुझे बचाते हुए वो पुलिस वालों से लड़ा था। चौधरियों से उसकी दुश्मनी भी मेरी वजह से बढ़की है। कठोली के बेले में भी वो मेरी वजह से पहुंचा था, और फिर वहां से भागते हुए भी जब उसने गोलियां चलाई तो उसके पीछे मैं खड़ी थी। शानी, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, तू ना भी बताए तो समझ रहा हूँ, लेकिन अब बात यह है कि पुलिस जहरीली बख्शू की तरह उसके पीछे पड़ गई है। आला अफसरों ने भी हर सूरत उसे जिंदा, या मेरी बात समझ रही हो ना तुम? आला अफसरों ने भी हर सूरत उसे जिंदा, या मेरी बात समझ रही हो ना तुम? शानी सर झुकाए सिस्कियां लेती रही। ताया मासूम ने बात जारी रखी। एसपी हयात खान को पता चला है कि लाहौर का एक बड़ा करख्त डीएसपी रुस्तम को पकड़ने का ताया मासूम ने बात जारी रखी। एसपी हयात खान को पता चला है कि लाहौर का एक बड़ा करख्त डीएसपी रुस्तम को पकड़ने के काम पर लगाया गया है। ये बड़ा जालिम बंदा है। लोग इसके नाम से डरते हैं, और बात सिर्फ पुलिस ही की नहीं है। नारपुर के सारे चौधरी भी अपने अंदर की लड़ाइयां भूलकर रुस्तम के खून के प्यासे हो गए हैं। इन हालात में रुस्तम के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि वो किसी तरह गैर इलाके की तरफ निकल जाए और अपनी जान बचाने की कोशिश करे। बाकी रही तुम्हारी बात तो तुम्हारा मामला और है। हम इसे किसी न किसी तरह संभाल ही लेंगे। रुस्तम के साथ इस वक्त सबसे बड़ी हमदर्दी और मोहब्बत यही है कि उसे किसी तरह मौत के इस घेरे में से निकाल दिया जाए, और ये काम तुम कर सकती हो शानी पुत्र।